मैं आप सभी को सेमेस्टर 5 हिस्ट्री जी जो आपका सब्जेक्ट है 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1900 टू 1945 इंग्लिश मीडियम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। इसके यही आपके एग्जाम में आएंगे और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी हम देंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है ही। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल करें और टेलीग्राम पे सर्च मारें एकलव्य स्नातक 1, ये हमारा ग्रुप आएगा। यहीं आपको हम सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम देते रहेंगे। सो the first question is discuss the main features of capitalist industrialization, how it is related to modernity। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन 101% डन है। मॉडर्निटी पे आएगा या तो आपका कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आएगा। हमने इसको कंबाइन करके बना दिया कि दोनों में से कुछ भी आएगा, सो यू कैन अटेम्प्ट इट वेरी इजीली। सो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले आपको ये समझना है इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। देखो, जब आप किसी भी सिटी में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको वर्कर्स की ज़रूरत पड़ रही है, धीरे धीरे यही इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ता है, लोग अपना बेनिफिट करना चाहेंगे उससे, ठीक है। फिर एक कैपिटलिज्म का एलिमेंट इसमें जुड़ जाता है। तो ये चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। देखिए, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था जो बेसिकली 19th सेंचुरी के आसपास, 18th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुआ यूरोप के अंदर, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। ओके, मींस इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जा रही थी। इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इस टाइम पे बहुत बड़े स्केल पे जो है प्रोडक्शन चल रहा था। और ठीक है, मेनली क्या है, प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा थी। ये जो इंडस्ट्रीज होती थी इसके ओनर प्राइवेट कोई कंपनी हो सकती थी या कोई इंडिविजुअल हो सकता था, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, स्टेट का कोई रोल नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, एज यू कैन सी बिहाइंड मी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल, मतलब जो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन के टाइम पे ये जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन था इसके मेन फीचर क्या है। सो आइए लेट्स सी। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा था उसके ओनर प्राइवेट थे, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। कैपिटलिज्म रिलाइज ऑन इंडिविजुअल्स या फिर कोई कंपनी, ठीक है, जो कि पूरा कंट्रोल करेगी उसके रिसोर्सेज को, फैक्ट्री को, मशीनरी को, रॉ मटेरियल को। स्टेट का कोई रोल नहीं होगा, सिंपल है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है। सो दिस मोटिव, मतलब ये जो मोटिव है आपको समझ में आ गया होगा। सो इससे जब प्रॉफिट मिलेगा तो बिजनेसमैन इससे मोटिवेट होंगे, ठीक है, टू इनोवेट, रिड्यूस कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। हर कोई चाहेगा न्यू इनोवेशन हो, पैसा कम लगे, एफिशिएंसी ज़्यादा हो, बेनिफिट ज़्यादा हो। तो ये प्रॉफिट का मोटिव हो गया यहाँ से, ठीक है। फिर है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर रेगुलेटेड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो प्रोडक्शन होता है वो सप्लाई एंड डिमांड के उस पर चलता है। जिस चीज़ की जो है डिमांड होगी उसी की सप्लाई ज़्यादा होगी, मीन्स उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सो दिस क्रिएट अ कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स। तो होगा क्या, अब एक कॉम्पिटिशन चलेगा, सभी आ जाएंगे मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल MI कंपनी है, ठीक है, या फिर ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, ठीक है, वन प्लस है। अब ये सारे अगर 10K से 20K के बीच में मोबाइल निकालते हैं तो हर कोई अपने मोबाइल में फीचर ज़्यादा रखेगा, कम पैसे में कंपटीशन बढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा, बेटर गुड एंड सर्विसेज हम लोगों को मिलेंगी अगर इन कंपनीज के बीच में कंपटीशन होगा। हो सकता है भाई MI अगले मोबाइल में 6G दे दे, 5G दे दे, जो अभी तक कोई ना दे रहा हो। तो ये वाला सीन होता है, ठीक है। फिर है वेज लेबर सिस्टम। अब इस टाइम पे क्या होता है, लोगों ने दिहाड़ी वेजिस पे काम करना शुरू कर दिया था। जो एम्प्लॉयर्स होते थे, ठीक है, वो उनको बुलाते थे और उनको उनकी सर्विस लेते थे। सो दिस क्रिएटेड अ वर्किंग क्लास। इससे यूरोप में एक वर्किंग क्लास क्रिएट होती है जो कि इंडस्ट्रीज में जॉब करने लगती है अपने लाइवलीहुड के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। फिर है इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसका मतलब है मेनली क्या होता है, ये जो प्रॉफिट मिल रहा था इससे लगातार इनोवेशंस हो रहे थे, न्यू न्यू इन्वेंशंस हो रहे थे, लाइक द स्टीम इंजन और मशीनाइज्ड लूम्स, यानी कि मशीन उसको अपने हिसाब से सब कुछ करती थी। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के न्यू मोड्स आ गए थे, रेलवे हैं, शिप्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो, रेलवे, स्टीम इंजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन
और मशीन से सब कुछ, वो जो पावर लूम वगैरह होता है, ठीक है, जो पहले हैंडलूम था वो अब पावर लूम में कन्वर्ट हो चुका था। फिर है अर्बनाइजेशन एंड सोशल रिकंस्ट्रक्चरिंग। होता क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ। कहाँ से, विलेज से लेकर मतलब अर्बन एरियाज में, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन देखने को मिलता है। बिकॉज लोग अपॉर्चुनिटी और वो जॉब्स के लिए जाते हैं मतलब अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज को छोड़कर। इससे क्या है, इंडस्ट्रियल सिटीज़ बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हो चुकी थी, जिससे क्या एक नया प्रॉपर सोशल क्लास डेवलप होता है, जो कि था द वर्किंग क्लास और द बुर्गोइस। यानी कि एक तरफ वो जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, एक तरफ वो जो वर्किंग क्लास है, जो मेहनत कर रहा है, जो अपने वेजेस ले रहा है, दिहाड़ी पे काम कर रहा है। ग्लोबल एक्सपेंशन एंड ट्रेड। कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कनेक्टेड कंट्रीज थ्रू ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। अब इस टाइम पे ग्लोबल ट्रेड बहुत ज़्यादा होने लगा। एक कंट्री में कोई प्रोड्यूस मतलब कोई चीज़ हो रही है, उसकी डिमांड दूसरे कंट्री में होने लगी, फिर उसका जो प्रोडक्शन है वो मतलब उसकी कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो किसी और कंट्री को चाहिए। इससे एक चेन बन गई, ग्लोबल ट्रेड की नेटवर्क पूरा एक क्रिएट हो गया। और इस टाइम पे इन यूरोपियंस ने क्या करा, जो इनकी कॉलोनीज होती थी लाइक इंडिया, अफ्रीका, वहाँ से रॉ मटेरियल को इन्होंने एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और वापस अपनी मार्केट वहाँ पे बना के बेचना शुरू कर दिया। सो एक तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ। नाउ द टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्निटी। अब मॉडर्निटी में और इसमें क्या रिलेशन है, लेट्स डिस्कस। So capitalist industrialization played a central role in the transition from traditional to modern societies। होता क्या है, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक ट्रांजिशन का पीरियड आता है जहाँ पे लोग जो है एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जीते थे, अब वो मॉडर्न सोसाइटी में एंटर कर रहे थे। ठीक है, सो मॉडर्निटी रेफर्स टू अ पीरियड, एक ऐसा पीरियड है जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, कल्चरल बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे यूरोप के अंदर सोसाइटी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था। दैट्स ऑल, यही है मॉडर्निटी। सो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले चीज़ मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या है। सो मॉडर्न इकोनॉमीज आर शेप्ड बाय कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हुआ एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स। आज की डेट में भी यही होता है कि हर कोई अपना बेनिफिट जनरेट करता है, ठीक है, और बेसिकली यही होता है कि जो आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लार्ज स्केल पे हो। सोशल एंड कल्चरल चेंज, होता क्या है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ वर रिप्लेस्ड बाय अर्बन इंडस्ट्रियल वंस। जो पहले की सोसाइटी थी वो बहुत ट्रेडिशनल सी थी और ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड थे। अब क्या है, अर्बन हो रहे थे लोग धीरे धीरे, एंड पीपल मूव्ड फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। गाँव से लोग शहरों में आए, क्रिएटिंग अ न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी में चेंजेस हुए। सो कैपिटलिज्म एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल सक्सेस। कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल में अगर कोई वो मतलब है उसके अंदर वाकई में कुछ करने का दम, जब भी उसको वो चीज़ उसकी सक्सेस मानी जाती है। ऐसा नहीं है आपका सोशल स्टेटस ऊपर है तो आप ऊपर, नो। कंपटीशन बढ़ गया भाई सोसाइटी में, जो जितना एफिशिएंटली वर्क करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। मेरिटोक्रेसी यानी कि मेरिट, आप अगर मेरिट है आपके अंदर, आप अच्छा काम कर सकते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो यही है मॉडर्निटी का मेन कोर, जो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है इसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन देखने को मिलता है। कैपिटलिज्म में लगातार टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपको इन्वेंशंस देखने को मिलेंगे, स्टीम इंजन, टेलीग्राफ। इससे पता चलता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट होता है इस टाइम पे। राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट्स। यानी कि जो छोटे छोटे, पहले क्या होता था, जैसे इटली है, वो पूरा एकदम इटली का एम्पायर एक सेंट्रलाइज नहीं था, वो डिवाइडेड था नेशन स्टेट्स में, छोटे छोटे उसके टुकड़े थे। सो जैसे फ्लोरेंस हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब हर नेशन स्टेट क्या है, अपनी गवर्नमेंट खुद चलाता था। सो वो चाहता था कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, हमारे नेशन स्टेट में सब कुछ अच्छा हो। तो वो अपने अपने नेशन स्टेट में रोड बनवाने लगे, रेलवेज बनवाने लगे, पोर्ट्स बनवाने लगे, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिले जिससे और उनका बेनिफिट हो। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, इस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का राइज देखने को मिलता है, जहाँ पे लोग अपने ट्रेड करते थे, अपने प्रोडक्ट्स को बेचते थे जाके, और इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, आप दूसरे देशों से बातचीत करते हो, ठीक है, उनका सामान खरीदते हो, अपना सामान बेचते हो,
और बेसिकली आपके आइडियाज़ का, आपके कल्चर्स का एक्सचेंज होता है। फिर है इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड नॉलेज। इसका मतलब है मॉडर्निटी से क्या हुआ, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ा। अब लोगों ने स्किल्स, जो इंडस्ट्रियल स्किल्स होती हैं वो सीखना शुरू करा, और साइंस के ऊपर ज़्यादा पढ़ाई करी बच्चों ने ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले आगे जॉब में। रैशनल थिंकिंग, कुछ भी ऐसा सोचो जो क्वेश्चन मार्क लगाए, एकदम अंधविश्वास पे मत चलो, ऐसा चलने लगा। सो एक मॉडर्न एजुकेशन को यहाँ से बूस्ट मिला। एमरजेंस ऑफ मॉडर्न सोशल प्रॉब्लम्स। अब जब इतना सब मॉडर्न हो रहा है तो प्रॉब्लम्स भी तो मॉडर्न आएंगी ना। सो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो लेड टू चैलेंजेस लाइक वेल्थ इनइक्वालिटी। अब इस टाइम पे क्या हुआ, जो लोग पैसे वाले थे वो अमीर हो गए, जिसके पास पैसा नहीं था, जो इंडस्ट्रीज वगैरह खुद की नहीं लगा सकता, वो बेचारा गरीब हो गया। पुअर वर्किंग कंडीशंस, अब जो वो बेचारे जो लेबरर्स होते थे, वर्कर होते थे, उनको पूरा एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा होते थे, काम वो सही से कर नहीं पाते थे। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। और इसके अलावा भाई एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह भी बहुत सारे धीरे धीरे आने लगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहली वर्ल्ड वॉर क्यों हुई, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या थे। तो आइए देखते हैं हुआ क्या था। देखो वर्ल्ड वॉर वन बहुत ज़्यादा, आप समझ लो यार, इतनी तबाही मची थी, इतना मतलब लॉस हुआ था, आप सोच नहीं सकते। इकोनॉमिक लॉस हो या ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हो, बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ थी। लेकिन जो भी हुआ, इसके पीछे की हिस्ट्री समझना हमारा टॉपिक है। सो वर्ल्ड वॉर वन, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और द ग्रेट वॉर, वॉज अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जो 1914 से 1918 के बीच में चला। इट इन्वॉल्व मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर पावर्स। इसमें बहुत बड़े बड़े जो मेजर पावर थे वो इन्वॉल्व थे, जो कि प्राइमरीली आप देखोगे ये वर्ल्ड वॉर वन यूरोप में हो रहा था, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज थी इसमें। और इसके बहुत ज़्यादा जो है ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। सो होता क्या है इस वॉर में, आइए समझते हैं इसके पीछे की स्टोरी एंड द मेन फैक्टर्स बिहाइंड वर्ल्ड वॉर वन। मिलिटरिज्म, ठीक है। मिलिटरिज्म का मतलब होता है एक ऐसा बिलीफ जहां आप मानो कि एक कंट्री मस्ट मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। मस्ट यानी कि मेंटेन करना ही करना है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को, और बी प्रिपेयर टू यूज इट, और हमेशा रेडी रहो अपनी मिलिट्री को यूज करने के लिए। टू अचीव नेशनल गोल्स, अपने नेशनल गोल्स अचीव करने के लिए आपको मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करनी ही करनी है। सो बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, यूरोपियन नेशंस लाइक जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया वर इन आर्म्स रेस। ये सभी आपस में एकदम कंपटीशन कर रहे थे आर्म्स को लेकर, बिल्डिंग मैसिव आर्मीज। हर कोई लगा हुआ था कि मैं अपनी बड़ी आर्मी बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। एंड स्टॉक पिलिंग वेपन्स, हर कोई अपने वेपन्स का स्टॉक बढ़ा रहा था। न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन गन्स, आर्टिलरी एंड बैटल शिप्स, जर्मनीज यू बोट एंड ब्रिटेन्स ड्रेड नॉट, ये क्या एग्जाम्पल हैं। इससे क्या मिलिट्री पावर हर कोई अपनी बढ़ा रहा था। सो दिस एग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप क्रिएटेड टेंशन एंड फियर। इसकी वजह से टेंशंस क्रिएट हुई, एक डर का माहौल क्रिएट हुआ। और आगे क्या होता है आइए देखते हैं। अलाइंसेस। सो अब लोगों ने अलाइंसेस बनाना स्टार्ट करे। अलाइंसेस आर एग्रीमेंट्स बिटवीन कंट्रीज टू सपोर्ट ईच अदर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि मान लो आप दोस्त हो, 5-6 दोस्त हो, अगर भाई आपके किसी एक दोस्त पे कोई कुछ गलत करेगा तो आप भाई उसके लिए आवाज उठाओगे, ठीक है, आप लड़ोगे उसके साथ आगे। तो ये है अलाइंसेस वाला टॉपिक, ठीक है। तो समझते हैं क्या है। टू मेजर अलायंसेस डिवाइडेड यूरोप। दो अलायंसेस थे, एक था ट्रिपल अलायंस जहां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, और एक तरफ था ट्रिपल एंटेंट, इसका मतलब था फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन। सो इन दो के बीच में ही बेसिकली ये यूरोप डिवाइडेड था। सो दीज अलायंसेस वर फॉर्म टू मेंटेन बैलेंस। इनको बनाया गया था ताकि बैलेंस बना रहे, बट इंस्टेड दे इंक्रीज टेंशन। ये सभी एक साथ आए थे ताकि हम बैलेंस बनाएं, लेकिन इनका एक साथ आना बैलेंस तो नहीं बना पाया, लेकिन टेंशन जरूर क्रिएट कर गया। सो अ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू नेशंस कुड इजीली एस्केलेट इनटू अ लार्ज वॉर। अगर मान लो एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है किसी दो के बीच में, तो उससे एक कितनी बड़ी वॉर बन सकती है, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलती है। इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर। आप अपनी पावर बढ़ाने के लिए दूसरों को एक्वायर करोगे, कॉलोनीज बनाओगे और उनकी टेरिटरी को कंट्रोल करोगे, यही इंपीरियलिज्म का मतलब होता है। सो यूरोपियन पावर्स, जो यूरोप की मेन कंट्रीज थी, उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी अफ्रीका में, एशिया में, ताकि उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करें, उनकी वेल्थ को लें अपनी और अपना फायदा उठाएं।
सो जर्मनी वॉज अ राइजिंग पावर, ठीक है, जर्मनी की पावर बढ़ती जा रही थी एंड उसको लग रहा था, जर्मनी एक राइजिंग पावर था लेकिन उसको बहुत लेफ्ट आउट फील हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मतलब एरियाज को कॉलोनाइज कर चुका था ऑलरेडी। सो दिस राइवलरी ओवर कॉलोनियल पोसेशंस क्रिएटेड हॉस्टिलिटी एंड मिसट्रस्ट। तो ये सभी नेशंस के बीच में जो ट्रस्ट था वो बिगड़ने लगा, और मतलब अब यहाँ से ही क्या होता है, टेंशंस क्रिएट होंगी आगे। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म ये क्या होता है? नेशनलिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग प्राइड एंड लॉयलिटी। आप अपने लोग जो हैं देश के, अपने नेशन के लिए, अपने एथनिक ग्रुप के लिए जो एक लॉयलिटी आती है, जो एक गर्व महसूस होता है, जो प्राइड होती है, वो ही है नेशनलिज्म। सो इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप पीपल वांटेड इंडिपेंडेंस और यूनिटी बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कल्चर, हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। सो जो लोग किसी भी एरिया में रहते थे जहाँ का उनका सेम लैंग्वेज है, सेम कल्चर है, सेम हिस्ट्री रही है, तो वो लोग चाहते थे अपना इंडिपेंडेंट नेशन बनाना। फॉर एग्जाम्पल सर्बिया वांटेड टू यूनाइट ऑल स्लेविक पीपल। जितने स्लेविक लोग थे बाल्कन एरिया में, वो सर्बिया चाहता था उन सभी को एक यूनाइट करके एक देश बनाना। विच थ्रेटन्ड ऑस्ट्रिया हंगरीज कंट्रोल ओवर इट्स डाइवर्स एम्पायर, जो कि डाइवर्स एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर था ऑस्ट्रिया हंगरी का, जो कि एकदम डर गया सर्बिया से कि यार ये सर्बिया का ऐसा कैसे है कि ऐसा करेगी तो ये तो हमारे लिए एक थ्रेट है। फ्रेंच नेशनलिज्म, सो फ्रेंच नेशनलिज्म सॉट रिवेंज अगेंस्ट जर्मनी। ये बदला लेना चाहते थे जर्मनी वालों से, क्योंकि वो हारे थे फ्रेंको प्रशियन वॉर में। एंड द लॉस ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है, एल्सेस लॉरेन जो उन्होंने खोया था उसको लेकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। सो दिस नेशनलिस्ट फर्वर मेड कंट्रीज मोर एग्रेसिव। तो इस नेशनलिज्म की वजह से और एग्रेशन आ गया और अब कंट्रीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। इकोनॉमिक राइवलरीज, सो इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन नेशंस इंक्रीज टेंशंस। इकोनॉमिक कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, हर नेशन चाहता था भाई मैं उस वाले से आगे निकलूं, मैं ज़्यादा इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग बनूं, ठीक है, तो ये एक कंपटीशन था। सो जर्मनीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रेटन्ड ब्रिटेन। अब जर्मनी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा थी, अब इससे ब्रिटेन डर गया कि भाई यार ये तो मेरे लिए खतरा हो सकता है, ठीक है। सो ट्रेड एंड मार्केट कंपटीशन कॉज्ड फ्रिक्शन बिटवीन नेशंस, स्पेशली बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन। इन दोनों के बीच में तो खासकर कंपटीशन बढ़ गया, दोनों चाहते थे हम ज़्यादा ट्रेड करें, हमारी मार्केट ज़्यादा बड़ी हो। सो कंट्रीज व्यूड ईच अदर एज बोथ इकोनॉमिक राइवल्स एंड मिलिट्री थ्रेट्स। तो इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ओके। आई होप बहुत ईजी लग रहा होगा आपको। द बाल्कन क्राइसिस, इनस्टेबिलिटी इन द बाल्कन। सब बाल्कन का जो एरिया है ये बेसिकली क्या है, साउथ ईस्ट का यूरोप का जो एरिया है वो बाल्कन कहलाता है। इसके अंदर बोस्निया, हर्जोगोविना, क्रोशिया और इसके अलावा नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बेनिया, ग्रीस, कोसोवो, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, मोल्दोवा, ये आता है बाल्कन में। सो यहाँ पे इनस्टेबिलिटी ज़्यादा थी बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं एथनिक ग्रुप्स रहते थे, बहुत अलग अलग कल्चर को लोग फॉलो करते थे। सो इसको कहा जाता है पावर केक ऑफ यूरोप, ठीक है, इसका एक नाम है, आप लिखोगे तो अच्छा लगेगा। सर्बिया विद रशियन सपोर्ट, सर्बिया रशिया की सपोर्ट से चाहता था कि स्लेविक लोगों को यूनाइट करे इस रीजन में। सो विच क्लैश्ड विद ऑस्ट्रिया हंगरीज इंटरेस्ट, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी अपना एम्पायर को ये थ्रेट की तरह देख रहा था अगर सर्बिया ऐसा कुछ सोचता है। सो द डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, जब ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ सो क्रिएटेड अ पावर वैक्यूम इन द बाल्कन्स। इसकी वजह से लोगों ने सोचा अब बाल्कन पे जाके हम अटैक करते हैं और वहां के लोगों को एक करते हैं, इससे और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। ऑस्ट्रिया हंगरी एंड रशिया कॉम्पिटेटेड फॉर इन्फ्लुएंस इन द रीजन। अब रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में पंगा छिड़ गया, फर्दर एस्केलेटिंग टेंशंस, और इससे और ज़्यादा टेंशंस इंक्रीज होने लगती हैं। फिर है इमीडिएट ट्रिगर, सबसे मेन इमीडिएट कॉज जो है वर्ल्ड वॉर वन का वो माना जाता है असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। हुआ क्या, जून 28 को 1914 में आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो था, जो कि द ऑस्ट्रो हंगेरियन थ्रोन का हेयर था, जो आगे बनने वाला था, उसको मार दिया गया। वॉज असैसिनेटेड इन सराजेवो, सराजेवो नाम से एक जगह है वहां पे, बाय सर्बियन नेशनलिस्ट गेवरिलो प्रिंसिप। सर्बियन एक नेशनलिस्ट था, आपको पता है सर्बिया वाले इनसे चिढ़ रहे थे ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर से, तो उन्होंने इसको मरवा दिया। हुआ क्या, ऑस्ट्रिया हंगरी ब्लेम्ड सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगरी ने ब्लेम करा सर्बिया को
कि भाई ये असैसिनेशन आपने करवाया है, और उसने क्या करा, अल्टीमेटम इशू कर दिया, हार्श डिमांड्स कि भाई ये करो वो करो, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। सो व्हेन सर्बिया डिड नॉट फुली कंप्लाइड, जब भी भाई सर्बिया ने बोला हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है, सो ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने देखा कि अगर सर्बिया हमारी बात नहीं मानेगा, लेट्स डिक्लेयर वॉर। सो ऑन जुलाई 28 1914, सो ड्यू टू अलाइंसिस, अब मैंने आपको बताया पीछे अलाइंस बना रखे थे, एक पे हमला होगा तो दूसरा भी आएगा। सो दिस लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट क्विकली टर्न इनटू अ ग्लोबल वॉर। अब अलाइंस है तो भाई अगर कोई सर्बिया पे अटैक करेगा तो कोई तो सर्बिया की तरफ से भी आएगा लड़ने। फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी, बहुत एफर्ट हुए टेंशंस को रिजॉल्व किया जाए थ्रू नेगोशिएशंस, बातचीत करके, लेकिन इसका कोई वो नहीं निकला। चेन रिएक्शन क्या हुआ देखो, ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया, ठीक है, रशिया सपोर्टेड सर्बिया, ठीक है, एंड देन जर्मनी अलाइड विद ऑस्ट्रिया हंगरी, अब जर्मनी इनके साथ जुड़ गया, डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया एंड फ्रांस, ठीक है। अब ब्रिटेन जॉइंड द वॉर टू डिफीट बेल्जियम विच जर्मनी हैड इन्वेडेड। अब समझ रहे हो, ये हो गया पंगा सारा। तो इस तरीके से ये आपका वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है कि इसने उस पे कर दिया, उसने इस पे कर दिया, हम उसके अलाई थे, आप हमारे अलाई थे, तो बस पंगा शुरू। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज द लीग ऑफ नेशंस आ सक्सेस और फेलियर, डिस्कस, आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो लीग ऑफ नेशन क्या था कि बेसिकली इसमें बड़े बड़े देशों का रखा गया कि कोई आगे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ग्लोबल पीस रहे, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव तो यही था। सो द लीग ऑफ नेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1920 आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तो मेंटेन रखना वर्ल्ड पीस को और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, प्रिवेंट हो, इसके लिए जो है लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया। हाउएवर इट्स इफेक्टिवनेस हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, ये कितना इफेक्टिव था इसको लेके आज भी डिबेट चलती है, कोई मानता है इफेक्टिव था, कोई कहता है नहीं था। सक्सेसेस की बात करें, इसने एज अ मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव किया, सो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बहुत वर्क किया है भाई इसने, लाइक रिफ्यूजीज को हेल्प करना, प्रिजनर्स ऑफ वॉर की मदद करना आफ्टर द WW1, एंड जो कुछ डिजीजेस थे लाइक एरेडिक्शन कैंपेन्स फॉर मलेरिया एंड लेप्रोसी, इन सब के लिए इसने काम करा, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका, ड्रग्स का जो ट्रेड होता था उसको रोकने के लिए काम करा, ठीक है। फिर इसके बाद है सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसने लोगों को बोला, कंट्रीज को, कि आप सभी एक दूसरे को मदद करो, कोऑपरेट करो। इसके लिए इन्होंने जो लेबरर्स होते हैं उनकी मदद के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और जो कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स थी लाइक जो लेबरर्स होते हैं, वर्कर्स, उनका वर्किंग कंडीशन का जो पूरा वो था उसको इम्प्रूव करना, चाइल्ड लेबर को एड्रेस करके उसको बंद करवाना पूरी तरीके से, ये बेसिकली इसका काम था। फिर है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्लोबल पीस कीपिंग, पूरी दुनिया में शांति रखने के लिए ये पहला ही ऑर्गेनाइजेशन था, इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ऑल्दो इम्परफेक्ट तो था ही, बट इट लेड द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर ग्लोबल बॉडीज लाइक UNO। फाउंडेशन तो यही है ना, नींव तो यहीं से ही रखी गई थी UNO की। फिर इसके बाद है फेलियर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन एज ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से फेलियर इसके हैं, वीक इन्फोर्समेंट ऑफ डिसीजंस, इसके डिसीजंस को ये सही से इन्फोर्स नहीं करता था। इट डिपेंडेड ऑन मेंबर कंट्रीज, क्योंकि इसकी खुद की मिलिट्री फोर्स थी नहीं, इसको कुछ भी करना है ये मेंबर कंट्रीज के मिलिट्री उस पर डिपेंड करता था, या वो कब सैंक्शंस लगाएंगे वो उस पर डिपेंड रहता था। एग्जाम्पल, व्हेन जापान इन्वेडेड मंचूरिया 1931 एंड इटली अंडर द लीडरशिप ऑफ मुसेलिनी, इसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इटली ने इस पे अटैक करा, इथियोपिया पे इसने कुछ नहीं करा, और मंचूरिया पे जापान ने अटैक करा, इसने कुछ नहीं करा। तो जब आप बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट रोक ही नहीं रहे हो तो आप किस लिए हो भाई। एब्सेंस ऑफ मेजर पावर्स, अब एक चीज और है, लीग ऑफ नेशन में यूएस नहीं था, क्योंकि यूएस के सीनेट ने मना कर दिया था कि क्योंकि भाई ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को हम नहीं मानते, सो हम इसमें नहीं आएंगे। लेकिन इसको इसकी क्रिएटर्स में यूएस था, ठीक है, बनाने में वो था, बट इसका मेंबर नहीं बना। जर्मनी और सोवियत यूनियन, USSR बाहर थे इससे शुरुआत में, बाद में इससे जुड़े। सो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन तो था ही नहीं ढंग से इसमें, मेजर जो नेशंस हैं वो इससे बाहर थे। सो ये लीग ऑफ नेशन इस वजह से भी इफेक्टिव नहीं रहा। इकोनॉमिक डिप्रेशन,
द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, इससे कंट्रीज क्या है अपने प्रॉब्लम में ज़्यादा मतलब उलझ के रह गई, ग्लोबल प्रॉब्लम की बात, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ये सब कम हो गया। नेशंस लाइक जर्मनी, जापान एंड इटली ये बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन करने लगे, ठीक है। अपनी जो भी इनकी इकोनॉमिक इश्यूज थी उनको ये भूल कर उनको ठीक करने के लिए एग्रेसिव हो गए। जैसे जापान में मिलिट्री, जर्मनी में हिटलर और इटली के अंदर मुसोलिनी, ये आ गए यहाँ पे एकदम, वो क्या कहते हैं तानाशाह जिसको आप कहते हो, ठीक है, डिक्टेटर्स अपने तरीके से सब कुछ करने लगे। फेलियर्स इन मेजर क्राइसिस, मंचूरिया वाला मैंने आपको बता ही दिया है, और इसके अलावा एब्सीनियन क्राइसिस है, इटली ने जब इन्वेड किया इथियोपिया को तो इसने कुछ भी नहीं करा, ठीक है, ये सिर्फ वीक सैंक्शंस लगाए और इसके अलावा कुछ भी नहीं करा। आपको पता है इटली पूरा एग्रेसिवली अंडर द मुसोलिनी भाई पूरा वो अटैक कर रहा था इथियोपिया पे, और लीग ऑफ नेशन वहां कुछ नहीं कर रहा था। सिमिलरली जापान मंचूरिया को इन्वेड कर रहा था, सिर्फ उसको कंडेम किया गया, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। और हिटलर भी अपने टाइम पे बहुत कुछ कर रहा था, जैसे कि ट्रीटी ऑफ वेसेल्स में बोला था कि भाई ये जर्मनी अपनी आर्मी बढ़ाएगा नहीं या जर्मनी अपना एक्सपेंशन नहीं करेगा, लेकिन हिटलर कर रहा था भाई अपने टाइम पे, ठीक है। फिर इसके बाद है ओवर डिपेंडेंस ऑन ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब ये जो लीग ऑफ नेशन है ये बेसिकली फ्रांस और ब्रिटेन पे ज़्यादा डिपेंड रहता था। मैंने आपको बताया यूएसएसआर और जो जर्मनी है वो इसको मतलब इससे बाहर रखा गया था, यूएसए भी इससे बाहर था, जापान ने इसको छोड़ दिया था। तो अब ये मान लो बस ब्रिटेन और फ्रांस के ऊपर ही डिपेंड है सब कुछ करने के लिए। सो बिल्कुल कोई कमिटमेंट नहीं था काम धंधे को लेकर। फाइनल जजमेंट यही है, वाइल द लीग ऑफ नेशन हैड मोमेंट्स ऑफ सक्सेस, कुछ कुछ जगहों पे इसको सक्सेस मिली थी, लेकिन ये अग्रेशन को नहीं रोक पाया, वर्ल्ड वॉर सेकंड को भी नहीं रोक पाया। हालांकि इसका वही एक फाउंडेशन तो ये बना यूएनओ के लिए, लेकिन कोई वैसा काम ये नहीं कर पाया जिसके लिए आप इसको बोलो भाई वाह क्या ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर दी कॉजेस एंड इंपैक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। जो ग्रेट डिप्रेशन था 1929 का, इसके मेन रीजन क्या थे ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ग्लोबल इकोनॉमी पे, पूरी दुनिया पे, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब हम देखेंगे। तो आइए समझते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन वॉज अ सीवियर ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न, एक ऐसी इकोनॉमिक जो बहुत सीवियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी जो कि 1929 में शुरू हुई और 1930s तक रही। सो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिवेस्टेटिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। सबसे बड़ा, आप अगर देखोगे हमारी हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो मतलब क्राइसिस है, उसमें से एक इसको माना जाता है। इसके इफेक्ट इंडिविजुअल्स पे भी पड़े, बिजनेसमैन पे भी पड़े, गवर्नमेंट्स के ऊपर भी पड़े। सो ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। लोग जो अपना ब्रेकफास्ट में नॉर्मली ब्रेड वगैरह खाते हैं वो भी इतना महंगा हो गया कि वो भी उनको नहीं मिल पा रहा था। तो सोचो कितनी गरीबी, कितनी इन्फ्लेशन और वो सब हुआ होगा। कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, सबसे पहला है स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 1929। हुआ क्या, इन अक्टूबर 1929 द यूएस स्टॉक मार्केट कोलैप्स, ठीक है, स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गई ड्यू टू एक्सेसिव स्पेकुलेशन एंड इन्फ्लेटेड स्टॉक प्राइसेस। जो स्टॉक के प्राइसेस थे वो, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ होने को मिलती है। और मैनी इन्वेस्टर्स हैड बोरोड मनी टू बाय स्टॉक्स, बहुत सारे इन्वेस्टर लोग जो थे जो पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, उन्होंने पैसा उधार लिया था स्टॉक्स खरीदने के लिए। और जब स्टॉक्स के प्राइस गिर गए तो भाई अब वो अपने लोन्स वापस नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, अब उनके ऊपर भी वो लोन का प्रेशर आ गया। सो द क्रैश वाइप्ड आउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन वेल्थ, कई लोगों ने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो यहाँ पे उनके नुकसान हो गया। लीडिंग टू पैनिक, लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ, एंड अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी। सो इकोनॉमिक भी प्रॉब्लम आई, ठीक है। फिर है बैंक फेलियर। अब देखो बैंक पे तो आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, सोचो कैसा लगेगा अगर बैंक बोले आपके पैसे पड़े हैं आपके पास, बैंक बोले कि नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, खत्म हो गए पैसे। सो एज पीपल रश टू विदड्रॉ देयर सेविंग्स, लोग बैंक की तरफ भागे अपना पैसा निकालने के लिए। लेकिन बहुत सारे बैंक ऐसे थे जो कि मतलब आउट ऑफ मनी चले गए, पैसे ही नहीं थे भाई बैंक में, बैंक कोलैप्स कर गया। So bank failures wiped out savings for millions and reduced the availability of credit for business and individuals. अब आप बैंक से पैसा नहीं ले सकते थे, पैसा अवेलेबल नहीं था बिल्कुल किसी भी चीज के लिए। The collapse of the banking system deepened the economic crisis. अब जब बैंक ही ऐसा हो जाएगा कोलैप्स, तो आप समझ सकते हो इतना ज्यादा क्राइसिस हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर बैंक को ही अगर पैसा नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा।
ओवर प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या होता है कि भाई कुछ फैक्ट्रीज थी जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही थी, जितनी जितनी जरूरत भी नहीं थी उससे ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा था, और सप्लाई ज्यादा हो नहीं रही थी। अब जब वो प्रोडक्शन आपने कर दिया, सप्लाई हो नहीं रही, तो वो जो पैसा आपको बनाना था वो बनेगा नहीं, सामान ज्यादा हो गया है आपके पास, अब वो चीजें सस्ती हो जाएंगी, सस्ती होंगी तो जो फार्मर लोग थे यार, उन्होंने तो इतना पैसा लेकर वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सब किया होगा, जो वर्कर्स थे उन्होंने काम किया होगा, लेकिन जब वो उसकी डिमांड ही नहीं है इतनी, तो अब वो अपने वो जो डेब्ट्स थे वो कैसे वापस भरेंगे, जो लोन लिया था उन्होंने वो सब वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम आई, ओवर प्रोड्यूस ज्यादा था। डिक्लाइन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग्स, इसका मतलब है जो लोग अब इतना ज्यादा अगर क्राइसिस चल रहा है, लोगों का पैसा नहीं है, तो वो खरीदेंगे क्या, कंज्यूमर आएंगे कहाँ से। तो अब लोग पैसा सोच समझ कर खर्च कर रहे थे, स्पेंडिंग थोड़ी सी कम हो गई थी, बिजनेस थोड़े कटबैक होने लगे अब, ठीक है। अब इससे क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, और इसके अलावा डिमांड बहुत कम हो गई, ठीक है, डिमांड बिल्कुल कम हो गई थी। फिर है प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज। अब यहाँ पे जब सभी देशों में अपना अपना हर कोई देख रहा है, तो एक यहाँ पे पॉलिसी आती है, द स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट ऑफ 1930। ये यूएस ने इंपोज करा बहुत टैक्सेस, जो इंपोर्ट सामान कर रहा था यूएस, अब उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। आप अगर यूएस में जाके कुछ सेल करोगे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी, जब आप खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए दूसरों पर टैक्स लगाते हो। बाकी कंट्रीज ने भी रिटेलिएशन में यही है, ट्रेड टैरिफ वगैरह टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, ज्यादा टैक्स लगेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हुआ क्या, वेल्थ वॉज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, पैसा कुछ ही लोगों के पास था, ज्यादातर के पास नहीं था। मोस्टली पॉपुलेशन जो थी उसके पास परचेसिंग पावर बिल्कुल भी नहीं थी, लो परचेसिंग पावर एकदम। सो इससे क्या होता है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। ज़्यादातर जो लोग जो थे, ठीक है, वो जो डिमांड जो होती है ना एक मार्केट की यार, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई। कोई डिमांड सप्लाई कहाँ से होगी जब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम आ गई। अब इसके इम्पैक्ट क्या है ग्रेट डिप्रेशन के, आइए समझते हैं। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहली बात है मिलियंस ऑफ पीपल लॉस देयर जॉब्स, बिजनेस क्लोज हो गए। यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 25% तक चला गया इन 1933। सिमिलरली जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा दुनिया भर में देखने को मिल रहे थे, लोगों की फैमिलियां गरीबी में चली गई, पॉवर्टी में एकदम, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, चारों तरफ गरीबी ही गरीबी, ठीक है। अब यहाँ पे लोग होमलेस हो गए या फिर शेल्टर्स में रहने लगे, जिनको हूवरविल्स कहा जाता था, जो कि सरकेस्टिकली नाम दिया गया था आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर, ठीक है, और सरकेजम में ही नाम दे दिया, शेल्टर्स को कहा जाता था हूवरविल्स। हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, अब लोग खाएंगे पिएंगे नहीं, भूखे मरेंगे भाई, माल न्यूट्रिशन होगा तो लोगों के अंदर बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं वो भी लोगों को नहीं मिलेंगी, तो आप सोचो कितना ज़्यादा सीवियर था प्रॉब्लम। कोलैप्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड, होता क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसीज होती हैं, जब आप टैक्स लगाओगे, ट्रेड एंड टैरिफ लगाओगे, तो इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हो जाएंगे। इससे क्या है कि मतलब जो जो ग्लोबल ट्रेड है उसका कोलैप्स हो जाएगा, सिंपल सा रूल है भाई। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अब जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम इतनी आ गई तो डिक्टेटर्स का राइज हुआ, लाइक हिटलर। हिटलर कहता है जर्मनी में, मैं आप सबको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, जो प्रॉब्लम्स है मुझ पे भरोसा करो, मुझे पावर दे दो एक बार ये हाथ में। सिमिलरली बातें बेनिटो मुसोलिनी ने करी इटली के अंदर कि मेरे को पावर दे दो, मैं सब कर दूंगा। सो पीपल टर्न टू अथॉरिटेरियन, इन लोगों को अथॉरिटेरियन कहा जाता है। एक तो होता है डेमोक्रेटिक, ठीक है, जो कि लोगों को आप वोट डालते हो और अपने रूलर्स, सॉरी रूलर कह रहा हूं, जो आपके लीडर्स होते हैं आप उनको इलेक्ट करते हो। बट अथॉरिटेरियन रिजिम्स में क्या होता है कि ये खुद ही अपनी पावर अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है, एकदम टोटलिटेरियन स्टेट हो जाता है। सो ये चीजें हैं, इनको एक मौका मिल गया था, ठीक है। सो हिटलर कहता है भाई मैं कहता हूं जर्मनी को एकदम वापस से एकदम वेल्दी वेल्दी हेल्दी हेल्दी कर दूंगा, और वहीं मसोलिनी कहता है भाई मैं इटली को ये कर दूंगा, इटली को वो कर दूंगा, मेरे को सपोर्ट करो। बहुत मूर्ख बनाया भाई इन्होंने। पॉलिसी चेंजेस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील की एक पॉलिसी लाए, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए कि भाई ये इकोनॉमी वापस से ठीक हो, रिकवरी हो, रिफॉर्म हो, ठीक है। सो गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड बिगेन टू रेगुलेट बैंक्स, गवर्नमेंट्स ने क्या करा, बैंक को रेगुलेट करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना शुरू कर दिया, मार्केट्स को भी रेगुलेट करना शुरू कर दिया, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द बोल्शेविक इन अक्टूबर 1917 इन रशिया, द रशियन रेवोल्यूशन। सो रशियन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपके एग्जाम में 101% आ रहे हैं, या आप मान के चलो। सो रशिया, आप यहाँ पे देखोगे कि भाई इसमें क्या था, यहाँ पे ना पहले मोनार्की थी, यहाँ पे रूलर्स होते थे, किंग होते थे बेसिकली। तो होता क्या है, अब लोगों को बहुत ज़्यादा उनसे परेशानी होने लगी थी, लोग चाहते थे कि भाई एक चेंज आए, ठीक है, एक रेवोल्यूशन हो। सो इसी को आप रशियन रेवोल्यूशन मान सकते हो, लोगों में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन था। सो द रशियन रेवोल्यूशन वाज अ मेजर इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री दैट हैपेंड इन 1917, ठीक है। इट रिजल्टेड इन द ओवरथ्रो ऑफ द जार, द किंग, जार का मतलब होता है किंग ऑफ रशिया, उसको जार कहा जाता था। सो उन्होंने क्या करा, इसको हटाकर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। दिस इज ऑल, यही, दैट्स ऑल, यही है आपकी रशियन रेवोल्यूशन, नथिंग एल्स, ठीक है। अब इसको हम डीपली समझेंगे। द रेवोल्यूशन, ये जो रशियन रेवोल्यूशन है, ये इसके दो फेजेस हैं बेसिकली। पहला फेज है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जहां पे मोनार्की, उसको जार को हटाकर एक प्रोविजनल टेम्पररी गवर्नमेंट आई थी। फिर अक्टूबर का रेवोल्यूशन हुआ था, जहां पे इन टेम्पररी गवर्नमेंट वालों को, प्रोविजनल वालों को हटाकर बोल्शेविक जो लोग थे उन्होंने अपने हाथ में सब ले लिया और उन्होंने इसको एक कम्युनिस्ट कंट्री घोषित कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके दो फेज हैं टोटल। तो इसके कॉजेस समझते हैं। क्या था, सोशल इनइक्वालिटी। रशिया के अंदर क्या था, एक तो रिच नोबल्स बहुत थे, जार की फैमिली वाले मेंबर थे, दूसरी तरफ बेचारे पुअर पीजेंट और वर्कर। सो मोस्ट पीपल वर पीजेंट, ज्यादातर रशिया में लोग पीजेंट्स थे, पॉवर्टी में जी रहे थे बेचारे। और जो लैंड ओनर्स होते थे उनके जमीन पे काम करते थे। जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते थे वो लॉन्ग आवर्स तक काम करते थे, वेजेस उनके बहुत कम थे, वर्किंग कंडीशंस बहुत हजार्डस, बहुत टेरिबल थी। सो लोग परेशान थे। वीक लीडरशिप ऑफ जार निकोलस सेकंड, जो वहां का जार था, जो किंग था, उसका नाम था निकोलस सेकंड, उसकी लीडरशिप बहुत बेकार थी। एब्सोल्यूट मोनार्की थी, सारे डिसीजंस वो खुद लेता था। सो वो इग्नोर करता था लोगों की डिमांड क्या है, क्या रिफॉर्म्स करने हैं। सो फूड शॉर्टेज, पॉवर्टी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बिल्कुल वो कुछ नहीं कर पा रहा था इन सब में। सो उसकी हैंडलिंग भी बहुत बेकार थी। जब प्रोटेस्ट हो रही थी, जब ब्लडी संडे 1905 में जो ये एक प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ बहुत सारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया। सो इससे क्या होता है, उसकी रेपुटेशन और खराब हो गई जार की, कि भाई ये तो कुछ सुनता ही नहीं है। प्रॉब्लम्स फ्रॉम वर्ल्ड वॉर वन, हुआ क्या, रशिया वर्ल्ड वॉर वन को ज्वाइन कर लेता है बिना मतलब के। सोल्जर्स वर डाइंग इन लार्ज नंबर्स, बहुत सोल्जर्स इनके मारे जा रहे थे क्योंकि इक्विपमेंट ढंग के थे नहीं। सो इससे क्या है, जब वॉर होगी तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, फ्यूल की शॉर्टेज होगी, गुड्स की शॉर्टेज होगी रशिया में। लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, भाई क्यों रशिया को आपने वॉर में घुसेड़ रखा है, बाहर निकालो वहां से, ठीक है, अपने देश पे ध्यान दो। इन्फ्लुएंस ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज, इसी टाइम पे रेवोल्यूशनरी आइडियाज आए कार्ल मार्क्स के, जो कहता है कि जार वार को हटाओ, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लाओ, और जहां पे सब कुछ, वेल्थ, लैंड, सब इक्वली सभी में शेयर हो, सोशलिज्म बेसिकली। सो लीडर्स लाइक व्लादिमीर लेनिन, इन्होंने प्रॉमिस करा हम पॉवर्टी को खत्म कर देंगे, हम सभी गरीब किसानों को, पीजेंट्स को लैंड दे देंगे और हम वर्ल्ड वॉर वन से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने स्लोगन दिया कम्युनिस्ट लोगों ने, पीस, लैंड एंड ब्रेड, यानी कि शांति बनाए रखेंगे, लैंड सबको देंगे, ब्रेड खाना सबको मिलेगा। सो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो गए। फेलियर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट सही से काम कर नहीं पा रही थी, ठीक है, वॉर को खत्म कर नहीं रही थी, फूड शॉर्टेज उनसे खत्म हो नहीं रहे थे, लैंड वो पीजेंट्स को दे नहीं रही थी। तो इससे लोगों ने अपना भाई ट्रस्ट जो था वो उठ गया उनके ऊपर से कि ये कुछ नहीं कर सकते। अब लोगों ने सॉल्यूशन के लिए बोल्शेविक्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब इसके की फीचर समझते हैं, बैकग्राउंड आपको मैंने पूरा समझा दिया है, रशियन रेवोल्यूशन का क्या सीन है। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो सबसे पहले हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड, बहुत प्रोटेस्ट हो रही थी, ठीक है, पेट्रोग्राद में, जो कि आज पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग नाम से जाना जाता है, क्योंकि रीजन था फूड शॉर्टेज और पुअर लिविंग कंडीशंस, ठीक है। तो प्रोटेस्ट चल रही थी अगेंस्ट द जार कि आप ये क्यों नहीं इनको सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम को। वर्कर, पीजेंट, सोल्जर सभी साथ में थे जो डिमांड कर रहे थे कुछ चेंजेस हों। सो जार निकोलस सेकंड वाज फोर्स टू स्टेप डाउन, अब उसको फोर्स किया गया कि आप स्टेप डाउन हो जाओ ऑन मार्च 15 1917। उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा आ लिया था। आउटकम क्या हुआ, जो ये रोमानोव डायनेस्टी थी वो एंड हो गई, जो जार की डायनेस्टी थी खत्म, प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई जिसका लीडर था अलेक्जेंडर केरेंस्की, जो कि कहता है अब मैं कंट्री को चलाऊंगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी गई। फिर आती है अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है। हुआ क्या, बोल्शेविक लोग थे
यानी कि एक ग्रुप था इनका जिनको लीडर था व्लादिमीर लेनिन और लियन ट्रॉट्स्की। इन्होंने बोला कि भाई तुम हटो, तुमसे नहीं चलेगी गवर्नमेंट, ठीक है। और सपोर्ट मिला इनको वर्कर्स का पूरा पूरा, सोल्जर्स का भी। बोल्शेविक लोगों ने कैप्चर कर लिए मेन मेन लोकेशंस जो थी पेट्रोग्राद की, ठीक है। बोला हम सब कुछ अब संभालेंगे, जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, ऑफिसेस थे, सब इन्होंने भाई कंट्रोल में ले लिए। प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और ज्यादा इनको दिक्कत भी नहीं आई, ठीक है। इस तरीके से बोल्शेविक्स लोग जो थे ये आ गए भाई मूड में अब एकदम, ठीक है, सबको हटा दिया। आउटकम ये हुआ, बोल्शेविक्स डिक्लेयर रशिया एज अ सोशलिस्ट स्टेट, यानी कि रशिया एक सोशलिस्ट स्टेट है जहां सोसाइटी के भले के लिए हम काम करेंगे। रशिया विद्रू फ्रॉम वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर वन जो इनका वादा था हम बाहर निकलेंगे वो इन्होंने पूरा किया। इन्होंने एक साइन की ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क विद जर्मनी, जर्मनी के साथ इन्होंने एक ट्रीटी कर ली। लैंड वॉज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू पीजेंट्स, लोगों को जो पीजेंट्स थे उनको लैंड दिया गया। इंडस्ट्रीज जो थी अब वो गवर्नमेंट के अंडर में आ गई। इम्पैक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट हुए आइए देखते हैं। एंड ऑफ मोनार्की, यह तो आपको पता ही है, रोमानोव डायनेस्टी खत्म, और इसके अलावा जो जार निकोलस सेकंड था वो भी पूरा एकदम उसको हटा दिया गया। और कम्युनिज्म का राइज होता है यहाँ से, जहाँ पे लैंड, फैक्ट्रीज और वेल्थ जो भी सब कुछ था लोगों के बीच में शेयर कर दिया गया। बेसिकली यहाँ पे अब स्टेट कंट्रोल में सब कुछ आ गया। सो दिस इंस्पायर्ड अदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस, इसी से इंस्पिरेशन लेके बाकी जगहों पे भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस हुई। लाइक वर्ल्ड वॉर कह रहा हूँ, वर्ल्ड में जो जगहें हैं चाइना, क्यूबा, यहाँ पे भी कम्युनिस्ट जो है रेवोल्यूशंस हुई। सो जो कम्युनिस्ट लोगों ने, बोल्शेविक्स ने अपना प्रॉमिस किया था वो इन्होंने पूरा किया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विद्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड वॉर वन, ये भी इनका प्रॉमिस था, ये इन्होंने पूरा किया। इससे क्या है, जिससे इनका नुकसान कुछ तो कम हुआ, बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अभी भी थी, ठीक है। और which reduced its losses but caused economic problems because it had to give up land to Germany, क्योंकि इनको वो ट्रीटी साइन करके कुछ जमीनें जर्मनी को भी देनी पड़ी अपनी, तो इनको लॉस तो हुआ था। सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने करे, पीजेंट लोगों को लैंड दिया गया, फैक्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। और इससे क्या है, कियोस तो क्रिएट हुआ, जो भाई जो एक वो वाला जो एक कैटेगरी थी जो बहुत ज़्यादा, जो लोग अमीर थे, ठीक है, जो लोग इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा लगाना चाहते थे, जो लोग कैपिटलिस्ट थे, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे, उन्होंने बोला ये गलत है, गलत है, उन्होंने रेजिस्ट किया। बट अब क्या होता, अब तो सब कुछ बोल्शेविक्स के हाथ में था। ग्लोबली क्या है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में एक डर का माहौल पैदा हुआ, ब्रिटेन और यूएस में। उनको लगा अब ये कम्युनिज्म ज़्यादा फैले ना, सो यहीं से आप कह सकते हो कि कोल्ड वॉर की सिचुएशन लाइक भी क्रिएट होती है, ठीक है। कोल्ड वॉर क्या है, बेसिकली आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। सोवियत यूनियन वाले जो ये रशिया वाले हैं, इन्होंने मिल के 15-14 देशों ने अपने आप को सोवियत यूनियन बना लिया, एक यूनियन कंट्री बना दिया, ठीक है, जहां इसको यूएसएसआर भी कहा जाता है। तो अब ये थे कम्युनिस्ट वाले पूरे प्रॉपर, यूएसए था भाई पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट, तो इनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई जो है उसको कोल्ड वॉर कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। सो जर्मनी के अंदर नाजिज्म कैसे आया, इसका राइज कैसे हुआ, बेसिकली हिटलर के ऊपर है ये पूरा टॉपिक। तो जर्मनी एक और यूरोपियन कंट्री जो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे हिटलर का राइज होता है, उसके पीछे के रीजंस क्या थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। सो लेट्स डिस्कस। सो हिटलर के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा कि भाई कितना बड़ा तानाशाह था, एकदम डिक्टेटर था, जो मन में आता था वो करता था, इतना वायलेंट था ये, ठीक है। इसकी जो पार्टी थी उसको नाजी पार्टी कहा जाता था। तो आइए समझते हैं क्या है। सो द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी रेफर्स टू द इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ द नाजी पार्टी। बेसिकली नाजी पार्टी की ग्रोथ कैसे हुई, वो है आपका नाजिज्म, एंड लेड बाय एडोल्फ हिटलर, जिसके लीडर थे एडोल्फ हिटलर, जो कि बाद में जर्मनी की गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं, अपने हाथ में सब ले लेते हैं। सो द नाजी पार्टीज आइडियोलॉजी कॉल्ड नाजिज्म, नाजी पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी उसको नाजिज्म कहा जाता है। कंबाइंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम नेशनलिज्म होता है, एंटी सेमिटिज्म, यानी कि जो ज्यूविश लोग होते हैं उनको मार दो, हर प्रॉब्लम का रीजन है ज्यूविश लोग, ये है वो वाली आइडियोलॉजी। मिलिटरिज्म, यानी कि मिलिट्री को पावरफुल बनाओ, एंड रिजेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, मींस डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, जो होगा डिक्टेटर अपने मर्जी से करेगा। कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नाजिज्म, आखिर ये नाजी लोग कैसे पावर में आए, इनको कहाँ से बूस्ट मिला, लोगों ने क्यों सपोर्ट करा।
ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 1919 हुआ क्या? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी वॉज फोर्स टू साइन द ट्रीटी, फोर्स किया गया जर्मनी को कि इस ट्रीटी को साइन करो, जिससे उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी गई, लाइक उसकी जो टेरिटरीज थी एल्सेस लॉरेन, ठीक है, और जो उसकी कॉलोनीज थी वो उससे छीन ली गई, उसको पेमेंट्स करवाए गए अलाइड पावर को, यानी कि जो सामने वाले लोग थे वर्ल्ड वॉर वन में, ठीक है, उनको पैसे दिए गए, ठीक है, एज रिपरेशंस, एंड डीमिलिटराइजेशन ऑफ द राइनलैंड एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन जर्मनीज मिलिट्री, जर्मनी के एरिया में मिलिट्री कम करो, और जर्मनी अपनी मिलिट्री बढ़ा नहीं सकती, अपनी टेरिटरीज को भी नहीं अब जो है जर्मनी बढ़ा सकती, ये बहुत हार्श कंडीशंस लगा दी गई जर्मनी के ऊपर। सो जर्मन्स फेल्ट ह्यूमिलेटेड, ठीक है, उनको लगा कि यार ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, बिट्रेड, ठीक है, और उनको ये लगा कि भाई अब हम रिवेंज लेंगे, और इससे क्या है कि भाई नाजी लोग जो थे अब वो यहाँ से गेम में आएंगे, देखना। और फिर इसके बाद क्या है, ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो मैंने आपको पीछे ऑलरेडी बता दिया, इतना इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई, लोग गरीब हो गए थे। सो बहुत सारे जो जर्मन लोग थे वो कह रहे थे जो गवर्नमेंट है, जो वीमर रिपब्लिक वाली गवर्नमेंट है, वो कोई काम की नहीं है, कुछ ढंग का काम नहीं कर रही है, इकोनॉमिक स्ट्रगल हो रहा है यार इतना। सो ऐसे में अब लोग जो है वो नाजी पार्टी की तरफ देख रहे थे, जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे जो लोग, ठीक है, वो कहते थे हम सब ठीक कर देंगे। तो लोगों को एक भरोसा हुआ, वीकनेस ऑफ द वीमर रिपब्लिक, जो गवर्नमेंट थी वो बहुत वीक हो चुकी थी तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बट बहुत वीक थी, फ्रीक्वेंटली एक तो इसके लीडर चेंज हो रहे थे, और इकोनॉमिक क्राइसिस से कुछ नहीं डील कर पा रहे थे। बहुत सारे जर्मन्स जो थे वो कहते हैं कि भाई ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वगैरह ये सब जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, मतलब मैनी जर्मन्स एसोसिएटेड द वीमर रिपब्लिक, उन्होंने बोला ये वीमर रिपब्लिक की वजह से ही ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वगैरह सब हो रही है, ये कुछ करते ही नहीं है, ये कुछ करते तो शायद आज जर्मनी की हालत नहीं होती। हिटलर प्रॉमिस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, हिटलर ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूं आपको ऐसी लीडरशिप दूंगा जो आप याद रखोगे, सब कुछ ठीक कर दूंगा जर्मनी में, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। प्रोपेगेंडा एंड कैरिज्मेटिक लीडरशिप, सो एडोल्फ हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था, बोलना अच्छे से वो जानता था, लोगों को वो इंस्पायर कर सकता था, उसका जो विजन था जर्मनी को यूनाइट रखने का, और नाजी पार्टी ने पोस्टर, स्पीच और न्यूज़पेपर को यूज़ किया अपने एजेंडा, अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, और अपना मैसेज पहुंचाना नेशनलिज्म का और एंटी सेमिटिज्म का और एंटी कम्युनिज्म का, ठीक है, ये इनके मेन थे। इनका जो सिंबल था वो ये स्वास्तिक का जो साइन होता है ये था, स्लोगन था इनका एन वॉक एन रिच एन फ्यूरर, यानी कि वन पीपल वन नेशन वन लीडर एंड दैट इज हिटलर। ओके, सो ये इन्होंने पूरे जर्मनी में फैला दिया। फियर ऑफ कम्युनिज्म, रशियन रेवोल्यूशन के बाद कम्युनिज्म जो है वो और जगहों पे ना फैले, ऐसा जो है बहुत डर था, खासकर जो अपर क्लास के लोग थे, क्योंकि उनके लिए तो कम्युनिज्म है नहीं ढंग की चीज़। तो हिटलर ने प्रॉमिस करा कि हम कम्युनिज्म से फाइट करेंगे, मैं कहता हूं कि कम्युनिज्म को हटा दूंगा। सो इससे पार्टी और अट्रैक्टिव हो गई, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इससे जुड़ गए, बिजनेसमैन इससे जुड़ गए, लैंड ओनर लोग इससे जुड़ गए, और इसको फंडिंग करी, इसको पैसे से मदद करी। फिर है नाजी आइडियोलॉजी, तो इनकी आइडियोलॉजी एक्सट्रीम थी, नेशनलिज्म, और मतलब बेसिकली यही है कि जर्मनी की प्राइड एंड पावर को रिस्टोर करना जैसा जर्मनी पहले था, और इन्होंने ज्यूज को हर चीज़ के लिए ब्लेम करा, जो कि एंटी सेमिटिज्म की आइडियोलॉजी कहलाती है, जो इसका कोर बिलीफ था। डेमोक्रेसी को इन्होंने रिजेक्ट करा, बोला एक ही स्ट्रॉन्ग लीडर होगा, वो होगा फ्यूरर, ठीक है, वो ही सब कुछ करेगा। सपोर्ट फ्रॉम द आर्मी एंड बिग बिजनेसेस, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने इसको सपोर्ट करा, जर्मनी की आर्मी भी आ गई, क्योंकि भाई उनको ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में रिस्ट्रिक्ट कर रखा था ना, जर्मनी की आर्मी कुछ नहीं करेगी, अब जर्मनी की आर्मी भी मूड में आ गई, चलो भाई सपोर्ट करो, तो इन्होंने नाजी पार्टी को फंड किया बिजनेसमैन लोगों ने बड़े बड़े। अब बेसिकली इसके की फीचर समझो। सबसे पहला एंटी सेमिटिज्म, आप समझ गए होंगे, नाजी मानते थे हम लोग आर्यंस हैं ना, जो हम सुपीरियर हैं, यानी कि हम आर्यन हैं, हम सुपीरियर हैं, और जो जर्मन लोग हैं वो बेकार, मतलब जर्मन लोग मानते थे जो ज्यूइश लोग होते हैं वो बेकार हैं, जो ज्यूज हैं, ठीक है, उनकी वजह से ही सारे ये क्राइसिस आ रहे हैं। तो ये इनकी आइडियोलॉजी थी। तो इन्होंने होलोकास्ट और बहुत सारी ऐसी चीजें करी थी, भाई चैम्बर में मरवा दिया था इतने ज्यूइश लोगों को, और बच्चों तक को नहीं छोड़ते थे, बहुत भाई दिक्कतें हुई थी। तो मिलिट्रिज्म एक और इनका फीचर है, बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज को कैप्चर करना चाहता था, जर्मनी की पावर बढ़ाना चाहता था। एक्सपेंशनिज्म, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन, जर्मनी की टेरिटरीज को और बढ़ाना, और एक ऐसा एरिया बनाना जिसको इसने बोला था लेबेंसरॉम, यानी कि जहाँ पे सिर्फ जर्मन्स लोग रहेंगे। तो ऐसा इसका माइंड था, ऐसा इसके मन में था कि भाई ये मैं करूँगा। डिक्टेटरशिप ये चाहता था, की फीचर यही है, नाजी जो ये पार्टी है इसमें एक ही जो होगा जो डिक्टेटर वो फूरर होगा, हिटलर,
और सारे अपोजिशंस को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, सिविल लिबर्टीज सब खत्म, कोई राइट्स वाइट्स कुछ नहीं होंगे, सिर्फ डिक्टेटर जो कहेगा वही चलेगा। स्टेप्स इन द राइज ऑफ नाजिज्म, नाजिज्म का राइज कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप आइए समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द नाजी पार्टी, सबसे पहले नाजी पार्टी बनी कैसे, 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन करी थी, बाद में इसी पार्टी को नाजी पार्टी कहा गया, वर्कर्स लोगों की ये पार्टी थी स्टार्टिंग में। और बियर हॉल पस्ट, इसका मतलब क्या होता है, 1923 हिटलर अटेम्प्टेड अ कोप इन म्यूनिच टू सीज पावर बट फेल्ड, ये चाहता था कोप करना, यानी कि एक ऐसा जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाए, मैं आ जाऊँ, बट उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। वहाँ पे उसने अपनी किताब लिखी, बुक लिखी, मेन कैंप नाम से है, ठीक है, जहाँ पे उसने नाजीज की आइडियोलॉजी को प्रॉपरली डीप में बताया कि भाई ये हमारी आइडियोलॉजी है। ग्रोथ ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, अब जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था उस टाइम पे भी बहुत लोग जो है प्रॉब्लम में थे, इसने प्रॉमिस करा मैं आपको जॉब दूंगा, स्टेबिलिटी दूंगा, जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, तो वो सही टाइम था भाई एकदम अपना नाम चमकाने का। सो हिटलर बिकेम मतलब चांसलर, 1933 का टाइम था, जनवरी 1933 में हिटलर को जो चांसलर बनाया गया जर्मनी का, उसने अपनी पोजीशन को, पावर को यूज़ किया अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप ये कैसे हुआ, ऑन February 27, 1933 द रिचस्टैग, जिसको जर्मन की पार्लियामेंट भी कहा जाता है, जो बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की, उस पर आग लगा दी गई। नाजी लोगों ने इसको कम्युनिस्ट लोगों पे ब्लेम डाल दिया कि इन्होंने आग लगाई है, और बोला कि भाई ये बेसिकली मतलब मेनली तो वो नाजी लोग चाहते थे कि एक उनको रीजन मिले जिससे वो वहाँ पे आए, तो वो इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे। तो एक यंग डच कम्युनिस्ट था जिसका नाम था मैरिनस वॉन डर लुबे, ठीक है, वो उसको अरेस्ट कर दिया जाता है और बोला कि इसी ने आग लगाई है, ये कम्युनिस्ट बंदा है, इसने ही आग लगाई होगी। फिर क्या होता है, हिटलर ने इसको कैसे यूज किया, हिटलर चांसलर था तो उसने ये फायर वाले इंसिडेंट को बोला इमरजेंसी का ये मूवमेंट है, इमरजेंसी है भाई ये एक, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन था, पॉल वॉन हिंडनबर्ग। सो अंडर द नाजी प्रेशर उसने साइन कर दिया रिचस्टैग फायर डिक्री। अब इसने, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, उसने प्रेशर में आके तीन चीजों पे साइन कर दिया। पहला, सारी सिविल लिबर्टीज सस्पेंड हो जाएंगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी, प्रेस भी और असेंबल भी आप नहीं हो सकते, और पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा, खासकर जो कम्युनिस्ट लोग हैं, कोई ट्रायल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सीधा अरेस्ट। और इससे क्या है, एक डर का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया, सभी लोग शांत हो गए अपोजिशन में, और नाजी की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ से। द इनेबलिंग एक्ट मार्च 1933, इनेबलिंग एक्ट क्या था, ये था लॉ टू रेमेडी द डिस्ट्रेस ऑफ पीपल एंड रिच। इसका मतलब था ये एक एक्ट पास हुआ 23 मार्च 1933 को, जिससे हिटलर को पावर मिल गई कि ये अगले 4 साल तक बिना किसी पार्लियामेंट के अप्रूवल कुछ भी लॉज बना सकता है, कुछ भी जो इसके मन में आएगा ये वो कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो गई वहां पे, हिटलर के पास मतलब वो डिक्टेटर वाली पावर्स आ गई सारी, वो सारे लॉज को पास कर सकता था विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, अपोजिशंस को सप्रेस कर सकता था, पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल बैन कर दिया, और उसने सारा कंट्रोल अपने पास ले लिया गवर्नमेंट का। कंसोलिडेशन ऑफ पावर 1933 टू 1934, सो इसने पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया था सारी, सिर्फ नाजी पार्टी बची। मीडिया को इसने पूरा एकदम सेंसरशिप और वो सब यूज करा, एकदम सप्रेस कर दिया, चाहे न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, चाहे कुछ भी हो, ओनली नाजी लोगों के मैसेज ही जाएंगे। अबॉलिशिंग ट्रेड यूनियंस को पूरा इसने एकदम खत्म कर दिया, और नाजी जो खुद कंट्रोल करते थे जर्मन लेबर फ्रंट, उन्होंने सारा काम किया, ठीक है, ट्रेड यूनियन वाला। अरेस्ट करवाए अपोजिशन के लीडर, कम्युनिस्ट लोगों को, सोशलिस्ट लोगों को, और जो भी ऐसे लोग थे जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स थे, जो ज़्यादा बोल रहे थे नाजीज के अगेंस्ट, उन सभी को अरेस्ट करवा दिया, प्रिजन में डाल दिया, यहाँ कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जहाँ पे उनको बहुत तंग किया जाता था, यहाँ उनको मरवा दिया। फिर है उसके बाद हिटलर बिकेम द फ्यूरर, ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया था कि भाई हिटलर फ्यूरर बनता है, सारी पावर उसके पास आ जाती है। डेथ ऑफ प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, अब हुआ क्या, 2 अगस्त 1934 को प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग जो है वो मर जाता है, ठीक है, और हिटलर अब चांसलर भी था और प्रेसिडेंट की पावर भी थी, तो वो दोनों जोड़कर एक नई पोजीशन बनी फूरर, ठीक है। अब हिटलर बन गया फूरर, यानी कि प्रेसिडेंट चांसलर दोनों की पावर हो गई मिक्स। अब इसने एक कसम खाई कि ये लॉयल रहेगा। द जर्मन मिलिट्री एंड सिविल सर्वेंट्स वर रिक्वायर्ड टू स्वेयर ऑन ओथ
ऑफ पर्सनल लॉयल्टी। और नहीं, इन सभी ने कसम खाई, मिलिट्री वालों ने भी, सिविल सर्वेंट्स ने भी, हम भाई लॉयल रहेंगे हिटलर के लिए, ठीक है, हम देश और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं, बल्कि जो हिटलर कहेगा हम वो करेंगे। सो इससे हिटलर का कंट्रोल और मजबूत हो गया यार आर्मी के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और अपोजिशन को इसने पूरा क्रश कर दिया। 1934 ऑल पॉलिटिकल अपोनेंट्स, जितने कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, जितने भी लोग थे, उन सभी को मरवा दिया गया, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स पर्ज, इसको ये नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो हिटलर एकदम टोटलिटेरियन रिजिम लेके आ गया, जहां जर्मनी का पूरा कंट्रोल इसके पास था और कोई कुछ नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। अब जैसे जर्मनी में हिटलर था, वैसे इटली में कौन था, मैं आपको बताता हूं। तो इटली एक और यूरोपियन कंट्री, और आप सभी देख सकते हैं बैकग्राउंड में इटली कैसा दिखता है। सो अब हम समझते हैं कि आखिर इटली की क्या प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे था बेनिटो मुसोलिनी, जैसे हिटलर जर्मनी में था, ये भी सिमिलरली वैसा ही था। सो फासिज्म एमर्ज्ड इन इटली द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनिटो मुसोलिनी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुआ क्या, इटली के अंदर जो है मुसोलिनी का राइज हुआ, हु क्रिएटेड अ वन पार्टी अथॉरिटेरियन रिजीम। वही है भाई, अथॉरिटेरियन रिजीम है, यानी कि डिक्टेटर होगा बाय 1925। ये हिटलर से थोड़ा पहले था, ठीक है, 1925 में था। होता क्या है, फासिज्म एज एन आइडियोलॉजी रिजेक्ट डेमोक्रेसी, सेम बिल्कुल हिटलर वाला मामला, डेमोक्रेसी रिजेक्ट करो, एक्सट्रीम नेशनलिज्म होगा, स्ट्रॉन्ग एक गवर्नमेंट होगी, मिलिट्री होगी, और इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होगी, कोई फ्रीडम कोई राइट्स नहीं होंगे। सो ये है बेनिटो मुसोलिनी, समझ लो हिटलर का ही भाई है, भाई है, बड़ा भाई है उसका। कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ फासिस्ट या फिर फासिस्ट पावर या फासिज्म इन इटली, आपको कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत थी भाई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इटली की इकोनॉमी बहुत बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, ज़्यादातर जो लोग थे, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स रिटर्न फ्रॉम द वॉर एंड फाउंड नो जॉब्स, जो लोग वॉर लड़के आए थे वापस इटली आए थे, उनको कोई जॉब नहीं मिली। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, करेंसी एकदम वैल्यू नीचे जा रही थी, बेसिक जो नीड्स होती हैं वो फूड क्लोथिंग वो एक्सपेंसिव हो गया था। इंडस्ट्रीज स्ट्रगल्स, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वो भी लो जा रहा था, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। वर्कर बिगेन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्राइक, अब जितने वर्कर लोग थे वो सभी अपना स्ट्राइक्स वगैरह करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। पीजेंट स्टार्टेड सीजिंग लैंड, पीजेंट लोगों ने क्या करा, लैंड जो ओनर्स होते थे उनके लैंड को सीज करना स्टार्ट कर दिया। इससे केओटिक कंडीशन बन गई, और बहुत सारे इटालियंस जो थे वो फासिस्ट बन गए, ठीक है, जो कहते थे मतलब फैसिस्ट लोगों की तरफ चले गए। फासिस्ट लोग एक ऐसी आइडियोलॉजी वाले लोग थे जो चाहते थे कि हम सब कुछ हमारे हाथ में दे दो, हम सब सही कर देंगे, ठीक है। और डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। इटली ज्वाइन द अलाइज इन वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉमिस किया गया था हम आपको कुछ टेरिटरीज देंगे लाइक द डेल्मेटियन कोस्ट एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, बट उनको जितना प्रॉमिस किया गया था उसका बहुत ही लिटिल पार्ट दिया गया, प्रॉमिस जो था वो सही से पूरा नहीं हुआ। सो ये म्यूटिलेटेड विक्ट्री थी उनके लिए, यानी कि बस नाम की, उनको कोई जो प्रॉमिस था वो पूरा नहीं हुआ, वो तो उनको ऐसा फील हुआ। दिस ह्यूमिलिएशन फ्यूल नेशनलिस्ट एंगर, लोग गुस्से में आ गए, बोला यार ये वादा करके मुकर गए और हमें कुछ दिया भी नहीं, तो ये तो बहुत गलत है, इटली को इग्नोर क्यों कर दिया। वीकनेस ऑफ द लिबरल गवर्नमेंट, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो कहलाती है लिबरल गवर्नमेंट, बहुत वीक थी। सो इटलीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज नोन एज द लिबरल स्टेट, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, अनस्टेबल थी, इफेक्टिव भी नहीं थी। इट फेल टू डील विद पोस्ट वॉर प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड वॉर वन के बाद की जो प्रॉब्लम्स आई लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वर्कर का अनरेस्ट, जो प्रोटेस्ट, उसको वो नहीं रोक पा रहे थे। लगातार लीडर्स चेंज हो रहे थे, इससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई। सो गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं कर पा रही थी, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, वायलेंट क्लैशेस इतने ज़्यादा हो रहे थे, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर क्या होता है, द फासिस्ट प्रेजेंटेड देमसेल्फ एज अ स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव, फासिस्ट लोगों ने बोला हम एक बेटर ऑप्शन है, अच्छा अल्टरनेटिव है, प्रॉमिस करते हैं स्टेबिलिटी भी रहेगी और डिसिप्लिन भी आएगा, एक बारी मौका दो। फियर ऑफ कम्युनिज्म, इंस्पायर्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशन वर्कर्स इन इटली बिगिन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्राइक्स एंड अपराइजिंग, जैसा कि उन्होंने रशिया में देखा था तो भाई लोग जो यहाँ पे भी थे वो प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए। पीजेंट लोग जो थे उन्होंने भी लैंडलॉर्ड्स के जो एरियाज थे उसको सीज करना शुरू कर दिया।
अपर क्लास जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, जो लैंड ओनर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको डर था कहीं कम्युनिज्म और सोशलिज्म फैल ना जाए। सो मुसोलिनी और उसकी जो फासिस्ट पार्टी थी उसने प्रॉमिस किया हम कम्युनिज्म को पूरा ख़त्म कर देंगे, हमें सपोर्ट कर दो सभी लोग। तो जितने भी वेल्दी लोग थे उन सभी ने सपोर्ट करा मुसोलिनी को कि हम पैसे देंगे भाई तुझे, तो कर जो करना है। सो कैरिज्मेटिक लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी। मुसोलिनी बहुत डायनेमिक बंदा था, एक अच्छा लीडर था। उसने बोला इटली की जो ग्लोरी है, जो हमारा पास्ट रहा है रोमन एम्पायर जैसा, वो वापस से सब कर दूंगा। उसने सभी को अपील किया कि मेरे स्लोगन को मान लो, बिलीव ओबे एंड फाइट, मुझ में विश्वास करो, मेरी बात मानो और लड़ो। ठीक है, उसने प्रॉमिस करा जॉब भी दूंगा, सिक्योरिटी भी अच्छी रहेगी और नेशनल प्राइड भी अपनी रहेगी, हाँ भाई आप लोग कह पाओगे सबको हम इटालियंस हैं। सो उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी थी लोगों से कनेक्ट करने की। सो उससे उसको हेल्प मिली काफ़ी ज़्यादा। जितने भी लोग थे, अनएम्प्लॉयड लोग भी इसके साथ आ गए, बिजनेसमैन भी इसके साथ आ गए। यूज ऑफ वायलेंस एंड प्रोपोगेंडा। हुआ क्या, मुसोलिनी क्या कहता है, एक पैरामिलिट्री ग्रुप बनाता है जिसको ब्लैक शर्ट्स कहा जाता था, सीधा लड़ने में झगड़ने में विश्वास रखता था। सो जितने भी इसके पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, कम्युनिस्ट लोग थे, सोशलिस्ट थे, ये उन सबको हटाना चाहता था। सो द फासिस्ट क्रिएटेड एन इमेज ऑफ देमसेल्फ एज डिफेंडर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। फासिस्ट लोगों ने बोला हम तो लॉ एंड ऑर्डर के डिफेंडर हैं, हम तो पब्लिक को सपोर्ट, मतलब हम चाहते हैं पब्लिक आप हमें सपोर्ट करो। लोगों ने सपोर्ट भी करा इन्हें। सो प्रोपोगेंडा ग्लोरीफाइड मुसोलिनी एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। सो इसने ऐसा प्रोपोगेंडा चलाया कि सबको ये लगे कि मुसोलिनी ही सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो वही एक अकेला बंदा है जो इटली की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और इटली को वापस से ग्रेट इटली बनाएगा। अब ये बैकग्राउंड हो गया, अब मैं आपको इसके मेन फीचर्स की तरफ भी लेके चलता हूँ। सो देखिए, एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, सबसे पहली बात है नेशनलिज्म एट इट्स पीक। इटली को एक ग्रेट बनाना है, इटली इटली इटली, ये नाम बहुत चला दिया इसने। फिर है अथॉरिटेरियन रूल, डेमोक्रेसी नहीं होगी, एक लीडर होगा, एक पार्टी होगी, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी। ठीक है, और मिलिटरिज्म होगा, मींस मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाओ, मिलिट्री ही सब कुछ करेगी। एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रखो, टेरिटरी बढ़ाओ अपनी, जो ज़्यादा बोल रहा है सीधा उससे लड़ाई करो, स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाओ। नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी बहुत ज़रूरी है, ऐसा इसका मानना था। सप्रेशन ऑफ ओपोजिशन। सो फासिस्ट लोगों ने सबको बैन कर दिया, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, मीडिया पे सेंसरशिप लगा दी, अपोनेंट्स थे उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, और कईयों को मरवा भी दिया उसने। ठीक है भाई, बिल्कुल मरवा सकता था। अब इस सब के इम्पैक्ट क्या होंगे सोचो, यहाँ तक तो आपको सब समझ आ रहा है, हिटलर वाला ही सीन है पूरा। सो एक तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई, इटली वन पार्टी स्टेट बन गया अंडर द मुसोलिनी, कोई पॉलिटिकल फ्रीडम, कोई सिविल लिबर्टी नहीं थी। मिलिटराइजेशन हो गया, मिलिट्री इतनी स्ट्रांग बना दी मुसोलिनी ने कि वो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज बनाने लगा। इथियोपिया को इन्वेड कर दिया 1935 में, ताकि उसको अपने टेरिटरी में ले ले, टेरिटरी और बड़ी कर दे। उसने नाजी जर्मनी के साथ भी हाथ मिला लिया, ठीक है, थ्रू द रोम बर्लिन एक्सिस 1936। बाद में क्या है कि एक्सिस पावर का ही एक पार्ट बन गया ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो इस तरीके से ये इसके इम्पैक्ट हैं। फिर है कॉर्पोरेट स्टेट एंड इकोनॉमी। सो जो मुसोलिनी था, इंट्रोड्यूस द कॉर्पोरेट स्टेट वेयर इंडस्ट्रीज वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसने क्या करा, इंडस्ट्रीज को अपने हाथ में लिया। वाइल पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स क्रिएटेड जॉब्स, जहां लोगों को नौकरी मिली। द पॉलिसीज अल्टीमेटली फेल्ड टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बट इसकी पॉलिसीज से इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें तो मुसोलिनी की सक्सेस से और भी कई लोग इंस्पायर हुए, जैसे फ्रैंको रिजीम इन स्पेन एंड हिटलर इन जर्मनी। ठीक है, तो ये दो लोग भी इसी से इंस्पायर्ड थे। इटली का जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में इन्वॉल्वमेंट था, इससे वो हार गया और फासिज्म खत्म हो गया। मुसोलिनी का भी काम खत्म हो गया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेज, मेन इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आइए समझते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। जैसा भाई जितना डिस्ट्रक्टिव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ये उससे भी ज्यादा था और बहुत डेडलीस्ट वॉर आप इसको मान सकते हो। बेसिकली इसके अंदर दो तरीके से लोग थे, एक तो अलाइड पावर वाले मेंबर्स थे, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस, सोवियत यूनियन, ये साथ थे, और एक तरफ एक्सिस पावर था, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो होता क्या है, जर्मनी में हिटलर था, इटली में मुसोलिनी था, जापान में मिलिट्री रूल था। ये सभी मतलब एकदम फासिस्ट रिजीम्स थी। ऊपर से ये लोग थे जो अलाइड पावर्स थे, इनके बीच का ये पूरा मसला है। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चलता है। ह्यूमन हिस्ट्री का बहुत डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट माना गया है और दुनिया का हर एक पार्ट इसमें इन्वॉल्व था और बेसिकली अलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इससे क्या है, वर्ल्ड वॉर वन की बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी और बहुत जगह पे फासिस्ट रिजीम्स आ गए थे जो कि बार बार वॉर कर रहे थे, तो ये भी एक रीज़न है।
सो पहला रीजन है इसका ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जर्मनी के ऊपर बहुत सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, एल्सेस लॉरेन उसका उसका चला गया था, ठीक है। और इसके अलावा मिलिट्री उसकी कम कर दी गई थी, बहुत पैसा उससे भरवाया गया, 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स लगभग। तो वो बहुत ज़्यादा बहुत ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था, बिट्रेड फील कर रहा था। तो वहाँ के लोगों ने भी यही चाहा कि भाई इकोनॉमी हमारी ख़राब हो रही है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इतनी आ गई है, अब सभी लोग रिवेंज लेना चाहते थे। जर्मन पॉपुलेशन बहुत तंग होकर बैठी थी अब, ठीक है। फिर क्या है, हिटलर का राइज होता है, टोटलिटेरियन रिजीम्स का राइज होता है इन 1920s एंड 1930s। टोटलिटेरियन रिजीम्स आप यहाँ देखोगे, जो डिक्टेटर्स होते हैं इटली में, जर्मनी में और जापान में, इन्होंने अपने आसपास के एरियाज पे अटैक करना शुरू कर दिया। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर था जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इटली में मेसोलिनी था, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। जापान में मिलिट्री कंट्रोल था जो कि अपने आसपास के टेरिटरीज को मतलब अपने में एक्वायर करके एक्सपेंशन करना चाहता था, जो जापान था, बेसिकली पैसिफिक का जो एरिया है। इकोनॉमिक डिप्रेशन से क्या हुआ, बहुत सारे जगहों की जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स थी वो कुछ नहीं कर पा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, सोशल अनरेस्ट था। तो इस वजह से भी लोगों ने इन फासिस्ट रिजीम्स पे भरोसा कर लिया और ये इकोनॉमिक हार्डशिप फ्यूल्ड द राइज ऑफ रेडिकल आइडियोलॉजीज। ये जो रेडिकल आइडियोलॉजीज थी, ठीक है, इनको पूरा सपोर्ट मिला इसी की वजह से, क्योंकि ये हिटलर और मसोलिनी जैसे लोग प्रॉमिस कर रहे थे, हम प्रॉमिस करते हैं सारा सॉल्यूशन कर देंगे हम। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, देखो लीग ऑफ नेशन भी कुछ नहीं कर पाया। इसके 3 एग्जाम्पल हैं। जापान ने मंचूरिया पे अटैक करा, इसने कुछ नहीं करा। इन्वेड किया इथियोपिया को इटली ने, वहां पे इसने इग्नोर करा, सैंक्शन वगैरह मतलब कुछ नहीं किए। जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को वायलेट किया क्योंकि उसने अपने मिलिट्री फिर से बनाई, और इसके अलावा राइनलैंड को ऑक्यूपाई करा और मतलब इधर उधर इन्वेड करना शुरू किया। लीग ऑफ नेशन उसका कुछ नहीं कर पाया। तो भाई वो फेलियर ही तो है। और ये क्या है, इसने लीग ऑफ नेशन ने क्या किया, कुछ नहीं किया। अपीजमेंट पॉलिसी, इसका मतलब है ब्रिटेन एंड फ्रांस वीकेंड बाय वर्ल्ड वॉर 1, ये ऑलरेडी बहुत वीक थे और डिप्रेशन की वजह से भी ये बहुत वीक थे, ये अवॉइड करना चाहते थे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये डायरेक्टली ब्रिटेन अब घुसना नहीं चाहता था वॉर वगैरह में। अब ये जब बीच में नहीं आएगा तो हिटलर को इससे वो मिल गया मोटिवेशन, भाई चलो अब ये तो आएंगे नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अनेक्स कर लिया यहाँ पे, ठीक है। हिटलर को एक मोटिवेशन तो मिल गया था, ब्रिटेन अभी बीच में घुसेगा नहीं, तो यही मौका है। इसके अलावा म्यूनिच एग्रीमेंट आता है 1938 का। हिटलर वाज अलाउड टू टेक द स्यूडेंट लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया अंडर द प्रॉमिस ऑफ नो फर्दर एक्सपेंशन। तो चेकोस्लोवाकिया का जो ये था स्टूडेंट लैंड, ये भी हिटलर ने अपने अंडर कर लिया और उससे एक प्रॉमिस लिया गया कि अब तो इससे ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करेगा। तो उसने भाई वो सब तो वो करता है, ऐसे प्रॉमिस तो रोज करता था, वो रोज तोड़ता था। तो हिटलर ने ये समझ लिया था अलाइड पावर वीक है, यानी कि ब्रिटेन फ्रांस वगैरह मेरा कुछ नहीं करेंगे, मैं जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, ठीक है। तो ये था। फिर इसके बाद है एक्सपेंशन पॉलिसीज। हुआ क्या, हिटलर चाहता था कि जितने भी मेरे जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, जो प्रॉपर आर्यंस हैं, जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारा कल्चर है, उनके लिए एक अलग जगह बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा लेबन्सरोम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट साइड की जो एरिया है वो सब मैं अपने जर्मन लोगों को दे दूंगा और वही रहेंगे। और सिमिलरली यही थिंकिंग थी जापान की भी। जापान भी यही चाहता था कि एशिया का जो एरिया होगा वहां पे सिर्फ मेरी चलेगी और मैं ही रहूंगा, जो आपका ठीक है। इटली भी यही चाहता था कि जो उसका मेडिटेरेनियन सी वाला इलाका है, जो नॉर्थ अफ्रीका का इलाका है, वहां पे सिर्फ मेरी ही हेजेमनी रहे। तो ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी इन फासिस्ट रिजीम्स के लोगों की। फिर इमीडिएट कॉज जो है इसका, वो है पोलैंड के ऊपर जो इन्वेजन हुआ था 1939 का। देखो जर्मनी ने साइन किया द नाजी सोवियत पैक्ट। अब देखो सोवियत यूनियन वाले थे सोशलिस्ट कम्युनिस्ट और नाजी वाले जो थे वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ था कि ये लोग पोलैंड को आपस में बांटना चाहते थे, ठीक है। तो हुआ क्या, ऑन 1 सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, ठीक है। जर्मनी ने क्या करा, पोलैंड को इन्वेड कर दिया। ब्रिटेन एंड फ्रांस, अब ये तो आने ही थे बीच में क्योंकि ये पोलैंड के दोस्त थे, ठीक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस अब आ गए, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर जर्मनी के ऊपर ऑन दी 3 सितंबर, और यहां से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू। अभी तक अमेरिका बीच में नहीं आया है। ब्रिटेन और फ्रांस क्यों आए, क्योंकि पोलैंड के लिए उनकी कमिटमेंट्स थी, क्योंकि हिटलर ने पोलैंड पे अटैक करा, तो भाई ये लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो यहीं से शुरू होता है आपका वर्ल्ड वॉर 2। अब इसके मेन इवेंट्स क्या हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जर्मन
ब्लिट्सक्रेग 1939 टू 1941। इसका मतलब है जर्मन के जो लोग थे, जो हिटलर वाले जितने भी लोग थे, एक स्ट्रेटेजी थी उनकी जिसको कहा जाता है ब्लिट्सक्रेग, यानी कि लाइटनिंग वॉर। इतना जल्दी जल्दी सब कुछ अटैक कर दो कि अगले वाले को मौका ही ना मिले। रैपिड टैंक मूवमेंट, एयर सपोर्ट, यानी कि जो आपकी जो क्या कहते हैं एयरफोर्स होती है उसको भी यूज करो, टैंक वगैरह भी भेज दो, और आपके इन्फेंट्री पैदल वाले जो होते हैं आर्मी मैन उनको भी भेज दो। सो पोलैंड को 1939 में कॉन्कर कर लिया जर्मनी ने। फ्रांस के भी बहुत सारे इलाकों को उसने कॉन्कर कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा पेरिस को कॉन्कर कर लिया। फिर उसके बाद है स्कैंडिनेविया, डेनमार्क और नॉर्वे को इन्होंने पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया। जितने रिसोर्सेज थे वहां के, आयरन और वगैरह, ये सब अब हिटलर के कंट्रोल में आ गए। अब समझ रहे हो हिटलर कितना पावरफुल बन रहा है, सब कुछ कॉन्कर कर रहा है। लेकिन ये ब्रिटेन को नहीं हरा पाया। बैटल ऑफ ब्रिटेन होती है 1940 में, तो जर्मनी ने अपनी एयर अटैक करा, जो वो कर सकता था वो करा, बॉम्बिंग करी। लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। उसकी भाई बहुत तगड़ी पॉलिसीज थी, उसको ये नहीं कुछ कर पाए। और रॉयल एयरफोर्स भी थी उनकी अपनी, तो जर्मन इन्वेजन को वो प्रिवेंट कर गए। और ये पहला मेजर फेलियर था हिटलर का। इससे पहले उसने कभी हार का मुंह नहीं देखा था, लेकिन यहाँ ब्रिटेन के आगे हार गया। फिर क्या होता है, इन्वेजन ऑफ द सोवियत यूनियन। अब ये इसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा वो बड़ी गलती मानी जाती है। इसके अंदर लालच आ गई थी, ये चाहता था रशिया और ये सब इतना बड़ा है, ये पूरा मैं यहाँ जर्मन लोगों को बसा दूंगा और रशिया को भी मैं हरा दूंगा। तो हुआ क्या, ऑपरेशन बर्बाडोसा, सॉरी ऑपरेशन बर्बरोसा वॉज हिटलर्स लार्जेस्ट कैंपेन। हिटलर की सबसे बड़ी जो कैंपेन है वो यही थी कि वो सोवियत यूनियन, जिसमें इतने सारे देश आते थे आज की डेट में, उसको पूरा कॉन्कर करना चाहता था और यूएसएसआर को टारगेट करना चाहता था। क्योंकि एक तो इसकी आइडियोलॉजी नहीं भाई मैच खाती थी उनसे, वो कम्युनिस्ट लोग थे और ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था उनको। और रिसोर्सेस भी एक रीजन है कि भाई ये वहां पे आपको पता है रशिया वगैरह में कितने रिसोर्सेस हैं, गैस हो या बाकी के मिनरल्स हो। सो ये शुरू शुरू में तो इसको सक्सेस मिल रही थी, लेकिन जैसे 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 ये आगे बढ़ता गया, जब विंटर का समय आया ना, जब सर्दियां आ गई, रशिया का विंटर बहुत खतरनाक होता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। अब भाई हिटलर को आदत नहीं थी उसकी आर्मी को लड़ाई करना ठंड में, माइनस में, ठीक है। अब यहां पे क्या है, स्पेशली जो बैटल हुई थी स्टेलिनग्राड की 1942 से 1943, ये बहुत खतरनाक थी, ठीक है। इसमें हुआ क्या आइए समझते हैं। इससे पहले आप ये देख लो, यहाँ पे यूएसए की भी एंट्री होगी। अब देखो, अभी तक तो यूएसए नहीं है, आपने सुना ही नहीं था। अब जापान चाहता था पैसिफिक ओशियन वाला एरिया, साउथ ईस्ट एशिया का एरिया, वो सारा मेरे अंडर में हो, वहां के रिसोर्सेस मैं अपने पास रखूं। अब भाई जापान ने क्या करा, 7 दिसंबर 1941 को यूएस के नेवल बेस पे अटैक कर दिया, पर्ल हार्बर पे, बेमतलब, कोई लेना ना देना, और यूएस का कोई इसमें इंटरफेयर नहीं हो रहा था अभी तक। अब यूएसए पे अटैक करोगे तो यूएसए छोड़ेगा थोड़ी भाई। अब देखो जो अलाइड पावर्स हैं उनके दुश्मन कौन है, जापान है और इटली है और जर्मनी है। अब भाई इसका अमेरिका का भी दुश्मन कौन है, जापान है। तो अब ये अमेरिका मिल गया अपने अलाइड पावर्स के साथ में, और जापान को ऐसा बजाया भाई, आप आगे देखना कि ये सब कुछ ये भूल गया। टर्निंग पॉइंट आता है यहाँ पे, देखो सबसे पहले वो हिटलर वाला कंटिन्यू कर लेते हैं हम। जो बैटल चल रही थी स्टेलिनग्राड की, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया। जो सोवियत लोग थे उन्होंने जो यूएसएसआर वाले थे उन्होंने हिटलर की आर्मी को हरा दिया भाई, उन्हें सरेंडर करना पड़ा, और हिटलर ने तो सुसाइड भी कर लिया था, ऐसा कहा जाता है। हुआ क्या, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चलता है। और एक वो जो यूएसए वाला था जो मैंने पीछे आपको बताया, तो जापान को उसने रोक दिया था, जो वो एक्सपेंशन कर रहा था ना, वो यूएसए ने रोक दिया। भाई जापान यूएसए से कहाँ लड़ेगा। अलाइड ऑफेंसिव 1944-1945 हुआ क्या, अलाइड फोर्सेस जितने भी थे जो मैंने आपको बताया है, सोवियत यूनियन है, चाहे उसमें ब्रिटेन है, चाहे यूएसए है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेजन किया, जहां पे उन्होंने फ्रांस को पूरा लिबरेट कर दिया और वो आगे बढ़ गए अब जर्मनी की तरफ, ठीक है। अब हिटलर कमजोर हो चुका था। सोवियत फोर्सेस पुश्ड वेस्टवर्ड कैप्चरिंग बर्लिन इन अप्रैल 1945। सोवियत वाले और आ रहे थे वेस्ट की तरफ, बढ़ते 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 बर्लिन को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। हिटलर तो अब वीक पड़ गया था यहाँ से।
एंड ऑफ द वॉर इन यूरोप 1945। अब यूरोप में जो ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था इसका एंड तो हिटलर के सुसाइड के बाद ही हो गया था, क्योंकि सुसाइड मेन इसका रीजन यही था कि भाई ये लड़ नहीं सकता था रशिया की सर्दी में, ये कहता भाई दूसरों के मारने से अच्छा खुद ही मर जाऊं, और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और यहाँ यूरोप वाला वॉर तो खत्म हो गया जो भी था मेन। अब बचता है अमेरिका और जापान। तो अब अमेरिका ने अपने भाई एटम बॉम्ब गिरा दिए हिरोशिमा नागासाकी पे 6 और 9 अगस्त को। बोला है जापान ज्यादा उछल रहा है यार, बेमतलब के मुझे छेड़ा। अब तो देख जापान सरेंडर कर गया भाई, जब उसको उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुए, एटम बम छोड़े गए, और बस 1945 में ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया। ठीक है, और आज भी ये जापान वाले याद रखते हैं कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या सीन किया था। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या क्या हुआ, 70 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए, 6 मिलियन से ज्यादा ज्यूज मारे गए होलोकास्ट में, जहां हिटलर उनको विलिंगली मरवाता था। सिविलियंस को बहुत नुकसान हुआ, बॉम्बिंग से मैसेकर हुए, स्टारवेशन, लोग भूखे मर गए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत हुई, यूरोप और एशिया में इतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, इंडस्ट्रियाज डैमेज हो गई, सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई, इकोनॉमी बहुत गिर जाती है इससे। और यूरोप का डोमिनेंस बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि ब्रिटेन वॉर लड़ लड़ के अब वीक हो चुका था। अब उसने जितनी भी उसकी जो कॉलोनीज थी उसको लिबरेट करना शुरू कर दिया था। यूएसए ने बोला कि भाई अब तुम बाकी लोगों को छोड़ दो, और अब सिर्फ यूएसएसआर और अमेरिका ही दो सुपर पावर रह गई थी। अब यहां से 1945 से कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट होता है। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या है आप अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे इसे, कि भाई कैसे यूएसए और यूएसएसआर, अब ये दो पावर बची थी दुनिया में। यूएसए कैपिटलिस्ट था, यूएसएसआर कम्युनिस्ट था, तो दोनों की बनती नहीं थी, तो लंबे समय तक इनका अपना आइडियोलॉजिकल एक चलता रहा। और ये डीकोलोनाइजेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब ये वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई तो इन सभी ने प्रेशर डाला कि भाई जो अपनी कॉलोनीज हैं उसको अब जो है उनको फ्रीडम दे दो भाई। ठीक है, और इसी के बाद यूएनओ बनता है 1945 में, जो कि इसलिए बनाया गया था पीस और सिक्योरिटी के लिए, दुनिया भर में शांति बनी रहे। लीग ऑफ नेशन तो वो काम नहीं कर पाया, बट यूएनओ ने वो काम अच्छे से करा है अभी तक। जर्मनी को भी डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट जर्मनी में, ठीक है, जो कि यूएसएसआर के कंट्रोल में गया, वेस्ट जर्मनी जो कि यूएसए यूके फ्रांस के कंट्रोल में गया। और यहीं से कोल्ड वॉर की भी राइवलरी देखने को मिलती है आपको, कि जब वो बर्लिन वाली जो वॉल थी, वॉल ऑफ बर्लिन, उसको बीच में से गिराया गया तो एक तरफ वेस्ट और ईस्ट में वो बट गया था। इसके अलावा नाजी लीडर्स जितने भी थे भाई उनको पकड़ के और जेल वेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर कई मुकदमे चले। और ये जो वॉर हुई ना, इससे कई लोग समझ गए कि हमें अपना मेडिसिन, एविएशन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट करना पड़ेगा। फ्यूचर में कुछ ऐसा हो गया तो भाई रेडी रहना है। और विमेन प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन वॉर टाइम इंडस्ट्रीज। वॉर के टाइम जो इंडस्ट्रीज होती थी उसमें विमेन ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, और मिलकर काम कर रहे थे, हथियार बनाना हो, इंडस्ट्रीज में जो भी काम करना हो, विमेन लोग भी उसमें रहती थी। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो एंड होती है। इतना कर लेना, आप पेपर में पास हो जाओगे। मेन यही क्वेश्चन आएंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करें, फीडबैक दें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।